स्वागत है आपका इस क्लास में। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक महत्वपूर्ण विचारक जीन जैक रूसो, जिसे सामान्यतः अपन रूसो के नाम से जानते हैं। रूसो के विचारों में उसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अपन रूसो का यह सिद्धांत शुरू करें उससे पहले थोड़ा बहुत रूसो का मैं आपको परिचय है वो देता हूँ। रूसो मूलतः एक फ्रांसीसी विचारक था जिसका जन्म 1712 में जनेवा में हुआ और उसकी मृत्यु है वो 1778 में है वो हुई। रूसो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, उसका पिता था वो एक अनपढ़ व्यक्ति था और रूसो की उम्र बहुत कम थी तभी उसकी माता का देहांत है वो हो गया, जिसके कारण इसकी परवरिश ठीक तरह से नहीं हो पाई। इस कारण इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से नहीं हो पाई और एक ऐसा कहा जाता है कि ये आवारागर्दी है वो करना लग गया और ये जीवन में एकदम हताश है वो हो गया। तभी इसके जीवन में एक घटना घटी। 1749 में यह फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक चौक में ऐसे ही बैठा था, तब इसने एक अखबार के टुकड़े पर एक निबंध प्रतियोगिता का विज्ञापन देखा और उसने उस निबंध प्रतियोगिता के विज्ञापन को देखते इसके मन में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे और इसने तय किया कि मैं भी इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लूँगा। और रूसो ने उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और उस निबंध प्रतियोगिता में उसको प्रथम स्थान है वो प्राप्त हुआ। इस घटना ने रूसो के पूरे जीवन प्रवाह को बदल दिया। इस निबंध प्रतियोगिता में इस अपने निबंध में रूसो ने जो विचार दिए उन विचारों के कारण जो है रूसो की गिनती जो है वो फ्रांस के सभी बुद्धिजीवियों में, बुद्धिमान व्यक्तियों में है वो होने लगी। और उसके बाद से रूसो ने अपना संपूर्ण जो जीवन है वो पढ़ने लिखने में है वो व्यतीत है वो किया और उसने निरंतर अनेक पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में उसने जो विचार दिए उन विचारों के एक परिणाम स्वरूप उसकी ख्याति है वो फैलने लगी। अभी यहाँ मैं रूसो की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ। उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार हैं और इसी पुस्तक में रूसो के जो हैं इसी पुस्तक में रूसो के का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो उसमें प्रतिपादित है वो किया है। अगली पुस्तक है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है द इमाइल। एक पुस्तक का नाम है न्यू हॉलीडेज, एक किताब है द रेवरीज और एक किताब है द डायलॉग्स। ये रूसो की मुख्य पुस्तकें हैं। अब अपन बात करते हैं रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की। चूँकि रूसो को भी एक संविदावादी विचारक माना जाता है और रूसो को संविदावादी विचारक इसलिए मानते हैं क्योंकि रूसो ने भी हॉब्स और लॉक की तरह ये सिद्ध किया है कि राज्य है वो सामाजिक समझौते का परिणाम है। यानी रूसो ने भी राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और ये जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है इसके माध्यम से रूसो ने भी ये सिद्ध किया है कि राज्य जो है वो सामाजिक समझौते का परिणाम है। यानी राज्य जो है वो कोई प्राकृतिक संस्था नहीं बल्कि कृत्रिम संस्था है जिसे मनुष्यों ने अपने लाभ के लिए है वो बनाया है। तो अब अपन शुरू करते हैं रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और रूसो ने भी अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत उसी पैटर्न पर किया है जिस पैटर्न पर लॉक और होब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रूसो ने भी सर्वप्रथम मानव स्वभाव की व्याख्या की, फिर
प्राकृतिक अवस्था पर विचार दिए, फिर समझौते के कारण स्पष्ट किए, फिर समझौते का स्वरूप स्पष्ट किया और उसके बाद राज्य का स्वरूप, यानी समझौता होने के बाद जो राज्य अस्तित्व में आया उस राज्य का स्वरूप है वो कैसा था। तो सबसे पहले है मानव स्वभाव पर विचार। तो होब्स ने मानव स्वभाव के बारे में बताया था कि मानव स्वभाव से बहुत ही बुरा प्राणी है, स्वार्थी और झगड़ालू और हिंसक है वो होता है। लोक ने अपने समझौते के सिद्धांत में बताया कि मनुष्य स्वभाव से बहुत अच्छा प्राणी है। उसी प्रकार रूसो ने भी मानव स्वभाव की व्याख्या की और रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में ये बताया कि मानव मनुष्य है वो स्वभाव से न तो बहुत ही बुरा है और न ही बहुत अच्छा है। रूसो ने बताया कि जो मनुष्य है वह मूलतः एक अच्छा प्राणी है और वह पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा है वो होता है। उसमें स्वार्थ के अतिरिक्त परोपकार, दया की भावनाएं होती हैं। वह स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के विशेष गुण हैं उसमें होते हैं और उसमें घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार जैसी दुर्भावनाओं से वह मुक्त है वो होता है। उसमें नैतिकता, अनैतिकता, पाप पुण्य की भावनाओं का उसके लिए कोई महत्व है वो नहीं होता। तो इस तरह से रूसो ने ये बताया कि मनुष्य जो है वो मूलतः एक अच्छा प्राणी है वो होता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था की। तो चूंकि रूसो ने बताया कि मनुष्य जो है वो अपने स्वभाव से एक अच्छा प्राणी है, इसलिए वह जिस प्राकृतिक अवस्था में रहता है वह प्राकृतिक अवस्था भी जो होब्स की प्राकृतिक अवस्था की तरह अराजक है वो नहीं है। और प्राकृतिक अवस्था क्या है? रूसो ने बताया कि राज्य की स्थापना से पहले मनुष्य जिस अवस्था में रहता था वही अवस्था प्राकृतिक अवस्था है। और उसने बताया कि इस प्राकृतिक अवस्था जो है ये कोई हिंसा और अराजकता की नहीं बल्कि शांति की अवस्था थी। इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र था, समान था और वह प्रकृति की गोद में स्वच्छंदतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत है वो करता था। न उसे किसी का भय था, न किसी प्रकार की चिंता थी। उसे अच्छाई, बुराई, पाप पुण्य, ऊंच नीच, तेरे मेरे की आदि की कोई भावना है वो उसमें नहीं थी। वह स्वयं अपना स्वामी था, वह पूर्ण आत्मनिर्भर था। न उसका कोई परिवार था, न उसका कोई अपना था, न किसी प्रकार की सभ्यता संस्कृति थी। और उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को खेती बाड़ी, व्यापार वाणिज्य आदि का कोई ज्ञान है वो उसे नहीं था। इस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम भी थे और प्राकृतिक नियमों का सार ये था कि मनुष्य केवल अपने हित को देखे और दूसरों को हानि न पहुंचाए। इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य के बारे में रूसो ने कहा है कि वो मनुष्य जो है वो उस मनुष्य को उसने आदर्श बर्बर का नाम दिया है और उसने इस प्राकृतिक अवस्था को मानव जीवन के एक स्वर्ण युग की संज्ञा है वो उसने है वो दी। अब अगला है समझौते के कारण। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मनुष्य इस तरह की स्वर्ण युग की अवस्था में रहता था तो फिर उसको समझौता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। रूसो का कहना था कि प्राकृतिक अवस्था के प्रथम चरण में जो है वो मनुष्य का जीवन जो था वो सुखमय था, शांतिपूर्ण था और वो एक उसके जीवन की एक स्वर्ण युग की अवस्था थी। लेकिन उसका कहना था कि जैसे जैसे ज्ञान, विज्ञान, तर्क और विवेक का विकास होता है वैसे वैसे जो है वो प्राकृतिक अवस्था वाली स्वतंत्रता, समानता और शांति का अंत है वो हो जाता है। संपत्ति के उदय के कारण ऊंच नीच, तेरे मेरे की भावना है वो उत्पन्न है वो होती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता नष्ट है वो हो जाती है। संपत्ति, ज्ञान, विज्ञान के विकास
और सभ्यता के विकास के परिणाम स्वरूप मनुष्य जो है वो तनावग्रस्त हो जाता है, वह परतंत्र हो जाता है, वह असमान है वो हो जाता है। और मनुष्य का जो स्वभाव है वह स्वार्थी, झगड़ालू टाइप का है वो हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह पूरी तरह से असमान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तनावग्रस्त है वो हो जाता है। प्राकृतिक अवस्था वाला सुख, शांति, संतुष्टि और तनाव मुक्त जीवन है वो उससे है वो पीछे है वो छूट जाता है। अब ये मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। वह स्वाभाविक स्थिति ये है कि मनुष्य वापस स्वतंत्र हो, समान हो, सुखी हो और तनाव मुक्त हो। और वही जीवन उपलब्ध प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है कि वापस प्राकृतिक अवस्था में लौटा जाए। लेकिन एक सभ्य समाज के विकास के बाद प्राकृतिक अवस्था में लौटना संभव नहीं। इसलिए एक ऐसी अवस्था की आवश्यकता थी जिसमें व्यक्ति पुनः समान हो जाए, पुनः स्वतंत्र हो जाए, पुनः सुखी हो जाए और पुनः जो है वो तनाव मुक्त हो जाए। ऐसी अवस्था की स्थापना के लिए सभी लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। अब आगे है समझौते का स्वरूप कि लोगों ने आपस में समझौता कैसे किया। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया समझौते के कारण में कि प्राकृतिक अवस्था के अंतिम चरण में मनुष्य जिस अराजक अवस्था में पहुंच गया था वहां से वापस मनुष्य को समान, स्वतंत्र, सुखी और तनावमुक्त बनाने के लिए उसे एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना था। उस व्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। इस समझौते के द्वारा सभी लोगों ने अपने आप को एक सामूहिक इकाई के रूप में संयुक्त है वो किया। ये समझौता दो पक्षों में होता है। एक पक्ष में व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में होता है और दूसरे पक्ष में वह अपने सामूहिक रूप में होता है। इस समझौते में व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का त्याग करता है और व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का जो त्याग है वो अपने सामूहिक रूप यानी संपूर्ण समाज के पक्ष में है वो करता है। इस समझौते में व्यक्ति खोता कुछ भी नहीं है। वह व्यक्तिगत रूप में जो अधिकार समाज को सौंपता है, चूँकि वह समाज का ही एक हिस्सा है, इस समाज का हिस्सा होने के नाते वह पुनः प्राप्त है वो कर लेता है। इस प्रकार इस समझौते के द्वारा व्यक्ति जो अकेला था, व्यक्तिगत था, वह अपने आप को सामूहिक बना लेता है और सभी व्यक्तियों की एक सामूहिक इकाई की स्थापना होती है। उसे ही अपन समाज या राज्य है वो कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है राज्य का स्वरूप कि समझौते के परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक इकाई या राज्य अस्तित्व में आया उसका स्वरूप है वो क्या था। समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य अस्तित्व में आता है, जिस राज्य की उत्पत्ति होती है, वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज का संचालन जो है वो सामान्य इच्छा के द्वारा होता है। यानी इस राज्य में संप्रभुता जो है वो सामान्य इच्छा में निहित है। और सामान्य इच्छा क्या है? राज्य की जनता की लोकहित पर आधारित इच्छा ही सामान्य इच्छा है और यही सामान्य इच्छा इस राज्य में संप्रभु है। इस राज्य में शासक या सरकार का कोई महत्व है वो नहीं होता है। यद्यपि जो है राज्य में शासन संचालन के लिए शासक या सरकार की नियुक्ति हो सकती है, लेकिन शासक और सरकार जो है वो सामान्य इच्छा के आदेशों को लागू करने का एक यंत्र मात्र हो सकता है। उसे कभी भी है वो हटाया जा सकता है। यानी इसमें समझौते के माध्यम से जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज या राज्य की जो उत्पत्ति होती है वही महत्वपूर्ण होती है। इसमें सरकार या शासक महत्वपूर्ण है वो नहीं होती। ये जो राज्य है ये पूरी तरह से समष्टिवादी है वो होता है और इस राज्य का जो स्वरूप है वो आंगिक होता है। आंगिक होता है इसका मतलब ये है कि ये जो राज्य है ये शरीर की तरह होता है और जिस तरह से शरीर का उसके अंगों के बीच में जो संबंध होता है वही संबंध इस आंगिक राज्य में
व्यक्ति और राज्य का है वो होता है। जिस प्रकार शरीर का कोई अंग शरीर के खिलाफ विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, उसी प्रकार रूसों के इस राज्य में व्यक्ति जो है वो राज्य के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। व्यक्ति, इसका मतलब है कि व्यक्ति राज्य से न तो अलग हो सकता है, न ही वह राज्य का विरोध कर सकता है। जिस प्रकार अंगों को शरीर के निर्देशों के अनुसार काम करना पड़ता है, उसी प्रकार इस सांघिक राज्य में व्यक्ति को राज्य यानी सामान्य इच्छा के आदेशों की पालना करना अनिवार्य है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो राज्य जो है वो उसको सामान्य इच्छा के आदेशों की पालना करने के लिए बाध्य कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति है वो सामान्य इच्छा के यानी संप्रभु के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। यहाँ व्यक्ति सामान्य इच्छा यानी राज्य के संप्रभु के प्रत्येक आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। तो यहाँ आकर रूसों का जो राज्य में है, रूसों में राज्य में है वो निरंकुशता है वो आ जाती है। यहाँ आकर रूसों निरंकुश है वो हो जाता है। तो ये है राज्य का स्वरूप। अब है सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि समझौते में व्यक्ति है वो अपने संपूर्ण अधिकार तो सौंपता है, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को सौंपता है। दूसरी विशेषता ये है कि समझौते के माध्यम से किसी शासक या सरकार के नहीं बल्कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है, जिसके संचालन का आधार सामान्य इच्छा है वो होती है। अगली विशेषता है कि समझौते के द्वारा व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर सामूहिक व्यक्तित्व है वो स्थापित है वो होता है। नेक्स्ट विशेषता है कि रूसों के अनुसार यह समझौता कोई एक बार घटने वाली घटना नहीं बल्कि यह एक निरंतर चलने वाला क्रम है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा में निरंतर भाग लेता रहता है। नेक्स्ट विशेषता ये है कि इस समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की परतंत्रता का पूरी तरह से अंत हो जाता है और व्यक्ति जो है वो वास्तविक रूप से स्वतंत्र है वो हो जाता है, क्योंकि वह जिस सामान्य इच्छा के आदेशों की पालना करता है उस सामान्य इच्छा में उसकी स्वयं की इच्छा भी मिली हुई है वो होती है। और जब कोई व्यक्ति अपने ही आदेशों की पालना करता है तब वो परतंत्र नहीं होता। और आखिरी विशेषता है कि समझौते से उत्पन्न राज्य एक सावयव यानी एक शरीर की तरह का राज्य है और प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य का एक अविभाज्य अंग होने के कारण वह न तो राज्य से अलग हो सकता है और न वह राज्य का विरोध कर सकता है और न ही वह राज्य के विरुद्ध आचरण है वो कर सकता है। ये हैं उसके सामाजिक समझौते की विशेषताएं। और अब अंत में है रूसों के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना है। पहली आलोचना है कि रूसों ने जो प्राकृतिक अवस्था बताई है वह उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, वह पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य हैं वो ये सिद्ध नहीं करते कि मनुष्य कभी इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था में रहा है। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि रूसों ने इस सिद्धांत के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है, जबकि अधिकांश राजनीति विज्ञान के विद्वान ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किसी समय विशेष में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की गई, बल्कि राज्य एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। अगली आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि रूसों ने अपने सिद्धांत के माध्यम से जो है सामान्य इच्छा की निरंकुशता का समर्थन है वो किया है और व्यक्ति को पूरी तरह से अधिकार विहीन कर वह सामान्य इच्छा की निरंकुशता के हवाले कर देता है। यहाँ रूसों का राज्य पूरी तरह से निरंकुश हो जाता है। उसके आधार पर वह इस राज्य में वह सामान्य इच्छा की निरंकुशता की स्थापना करता है। उसी के आधार पर कुछ लोग ये कहते हैं कि रूसों की जो सामान्य इच्छा है वह होब्स का शीश विहीन लेवियाथन। तो ये हैं रूसों के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचनाएं। धन्यवाद।